तो कला वर्ग के जो बच्चे हैं जिन्होंने समाज शास्त्र ले रखा है, जी हां, यूपी बोर्ड ने समाज शास्त्र का पेपर जारी कर दिया है, मॉडल पेपर जारी कर दिया है और इसे आपको हल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 7 सेट बनते हैं और हमेशा किसी न किसी सेट में इस सेट के प्रश्न जरूर आते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश रहेगी। और मैं चाहूंगा कि आपको यहां पर कॉपी पर एक तरीके के साथ बताता चलूं, इसीलिए मैं आज कैमरा नीचे करके आपको ये इस तरीके का पेपर हल कराने जा रहा हूं। वैसे आप जानते हैं स्मार्ट बोर्ड पे मैं हल कराता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज शास्त्र का पेपर है, यूपी बोर्ड ने जारी किया है और 2024-25 के लिए है। आप ध्यान से देखिएगा, 24-25 के लिए यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर दिया है। तो भैया इस समाज शास्त्र के पेपर के आंसर्स को ढंग से समझिए। कक्षा 12 जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उस समाज शास्त्र लेते हैं, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए आपको निर्धारित हैं और 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक। क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 11 से 20 तक आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमेशा आपको 25 शब्दों में देना है, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्नों के हमेशा उत्तर आपको लगभग 50 शब्द में लिखना है। फिर दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है इनके उत्तर 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि 150 शब्दों में। अब आइए हम लोग हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या हल करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है? जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 1, सबसे पहला काम कॉपी पर ही करना होगा, क्योंकि ये आपके उत्तर कॉपी पर ही लिखे जाएंगे। ओएमआर शीट आपको नहीं मिलती है, ना मिलेगी, ठीक। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? अब इस शब्द को आपको ध्यान से समझना है कि इसमें कहा क्या गया है, नहीं है, ठीक है। नहीं कहा गया है तो नहीं वाला ढूंढना है। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं वो समझिए आप। देखिए, निम्न जीवन स्तर, इससे भी जनसंख्या वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि ये लोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय के बारे में नहीं जानते हैं, गर्भ निरोधक उपाय नहीं कर पाते हैं। बाल विवाह का प्रचलन हो जाने से बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि यानी संतानोत्पत्ति अधिक हो जाने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण भी जनसंख्या घटती बढ़ती रहती, तो जनसंख्या वृद्धि स्थान परिवर्तन अर्थात एक स्थान से अपने स्थान मान लो जहां पर जाएंगे वहां जनसंख्या वृद्धि होगी। संयुक्त परिवार जो है आपका सही ऑप्शन यही होगा भैया। संयुक्त परिवार आपका क्या है? ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं, चूंकि संयुक्त परिवार का मतलब यही है कि एक छत के नीचे दो परिवार, मतलब पीढ़ियां रहती हैं दो, है ना, माता पिता और उनके बच्चे, उनकी संतानें, पोते तक मामला होता है, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि का कोई मसला तो है नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो संयुक्त परिवार व्यवस्था होगी। अब हम आपको बताते हैं कि पहला जो आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या होगा। भाई इधर हम रखते हैं इसको, ये आपकी जैसे मिली बोर्ड की कॉपी। अब आपको क्या करना है, यहां पर पहले नंबर पर एक काम करना है कि एक बड़ी स्केल लेना है और एक लेना है छोटी स्केल। 2 स्केल आपको लेना है, इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है, ठीक। अब क्यों? क्योंकि आपको जब कॉपी पहले मिल गई थी तो आपको एक काम करना चाहिए कि ये जो हाशिया आपका खींचा जाता है वो आप पहले खींचिए। एक स्केल नापिए और एक स्केल से थोड़ा सा बढ़ा के, जितना मैंने गैप किया है, आप चुपके से यहां पर एक लाइन में एक हाशिया इधर खींचिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, बिल्कुल हल्का सा गैप करके दूसरी लाइन यहां खींच दीजिए। अब ये आपका एक अच्छा सा हाशिया खींच गया, ठीक। अब क्या करना है, अब एक बोल्ड ब्लैक पेन लेना है और यहां डालना है सबसे पहले ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर डालिए, यहां पर सबसे पहले ये ऊपर सिर पर क्या डालेंगे, बहुविकल्पीय
बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या डालेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये यहां पर आप ये जरूर लिखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, अब यहां आप लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल लेनी है। ठीक, क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब एक देखिए देखिए यहां पर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 1, आपने ये डाल लिया। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर देना है आपको, यानी कि पहले का बा यानी कि खा वाला सही है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर उठाएंगे एक ब्लैक पेन उठाएंगे, पहला है तो पहले का क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया है, 1 का यहां पर आपको डाल देना है, क्या प्रश्न है भाई, का खा, और यहां पर ऑप्शन आपका सही है खा वाला। तो ज्यादा गैपिंग मत करिए, यहां पर खा वाला डाल दीजिए, और यहां पर डालने के बाद जो है तुरंत आप लिख दीजिए इसका सही उत्तर क्या था, संयुक्त परिवार व्यवस्था। अब आप यहां पर लिख दीजिए संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक, अब बार बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है यहां पर। इसका बड़ा कारण यह है, एक लाइन छोड़िए और यहां पर डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर यहां पर एक लाइन फिर छोड़ करके आप डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 3। पांच, प्रश्नोत्तर संख्या 6। इस तरह से हमने देखा प्रश्नोत्तर संख्या 5 से 6 तक हमने एक पेज पे डाल ली। अब 6 ही तक एक पेज में आएगा। वैसे तो ये जो मार्जिन होता आप इसको यहां बढ़ा के लिखिए, और ये काखा गाघा यहां पर भी आप लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बता रहे हैं ये भी तरीका आपका सही है। अब छोटी स्केल का काम आता है। सबसे पहले यहां पर करिए एक काम, यहां पर कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक, एकदम सीधा सा। फिर आप चाहें तो प्रश्नोत्तर संख्या के वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो मत करिए। अंडरलाइन करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी ये है कि अंडरलाइन पहले आप मत करिए, पहले आप कॉपी लिखिए और इसके बाद जब समय बचता है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। जो समय बचता है तो आप इसका अंडरलाइन जरूर करिए। यहाँ 6 प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए हैं। अब हमारी बारी आती है अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने की। टाइम चाहे जितना लगे, आज मैं आपको कंप्लीट चीजें बता के ही जाऊंगा। ठीक, दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा सवाल यह है कि परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। ठीक, धन व संपत्ति है, जाति है, परिवार है या धर्म है। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का पूरा आधार जो है आपकी जाति है, तो ऑप्शन नंबर खा यहां पर सही हो जाएगा। तो 2 का भी खा हमारा सही है। सबसे पहले काले से यहां डाल लेंगे खा, ठीक है, काले से यहां क्या डाल लेंगे, काला पेन ही इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि यहां प्रश्नोत्तर खा डाल लेंगे, खा ऑप्शन ही सही है, तो यहां खा लिख देंगे और हमारा उत्तर सही है जाति, तो हम लोग जाति यहां पर डाल देंगे। ठीक, हो गया अगला प्रश्न भी। अब मैं धीरे धीरे इन सभी के उत्तर यहां पर लिख देता हूं। तो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। भाई अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल भैया ये कहता है कि संयुक्त परिवार की विशेषता है। यहां सामान्य मनोवृत्तियां, एक संगठन, सामान्य संपत्ति, ये उत्तर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमने उत्तरित नहीं किया। वैसे सामान्य संपत्ति इसकी विशेषता हो सकती है, सामान्य मनोवृत्तियां तो भाई नहीं हो सकती हैं, एक संगठन नहीं हो सकता। तो अंततः मैंने
इस पर डिसीजन लिया है। आप बताएं, मैं यहां पर 100% श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं क्लियर बातें बताता हूं आपको, कभी भी धोखाधड़ी वाला मसला नहीं है। तो सामान्य संपत्ति पर हमने टिक किया है, यही सही मैं मान रहा हूं। बाकी मुझे इस प्रश्न पर है डाउट, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये समझिए। चौथा सवाल क्या है, बाजार में किस वस्तु की कीमत का निर्धारण, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार भैया क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की मांग व आपूर्ति। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर यहां पर खा सही होगा। वस्तु की मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है किसी कीमत का, किसी वस्तु का कीमत। जैसे नमक की मांग ज्यादा है, नमक की मात्रा कम है, ठीक। अब मांग ज्यादा है, मात्रा कम है, तो मसला यही है कि नमक की रेट बढ़ जाएगी। मांग कम है, माल ज्यादा है, तो नमक की रेट घट जाएगी, ठीक। पांचवा है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधित आरंभ कर दिया था? तो जातियों के लिए भैया हरिजन कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक में को किस नाम से संबोधन आरंभ किया? तो हरिजन नाम से। अब यहां पर छठा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात स्त्रियां प्रति हजार पुरुष कितना थी? तो वैसे 943 भी मिलता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम 940 टिक करेंगे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब भैया चालू हुआ? तो 2005 ये था, 7वें का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक। निम्नांकित में से कौन परियोजना का कार्य का चरण है? तो यहां पर हम उपर्युक्त सभी लगाएंगे। अब चूंकि यहां पर इन प्रश्नों के उत्तर मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट से पेपर आते हैं। दरअसल ये जो प्रश्न बनाते हैं, ये मैनुअली बहुत सारे विशेषज्ञ बना देते हैं, तो इनका गहन अध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही उत्तर दे पाता है। तो आप बताइएगा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चूंकि आप सभी जानते हैं हम हिंदी के अध्यापक हैं, फिर भी बच्चों की बहुत मांग होने पर मैं समाजशास्त्र का पेपर लाया हूं और एक सही तरीका आपको बताने के लिए आया हूं। तो इस तरह से आप इनको पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर आप लिख देंगे, ठीक है। पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह से इस पेपर में आप लिख देंगे, तो अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ये सारे चेक हो जाएंगे और एक एक अंक आपको एक एक सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 प्रश्न है, तो 6 यहां पर मिल जाएंगे आपको अंक, ठीक। इस तरह अब चलते हैं हम, अगला भी ऐसे ही लिखना है, ठीक। अब 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो यहां आता है प्रश्न नंबर 9, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? मानवतावाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद या अंतरराष्ट्रीयता? तो सिंपल सा यहां पर है, आपको लिख देना है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के भैया 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर आप जरूर लिखिएगा, ठीक। अब यहां पर 9, 8, 9, 10, तो वहां इधर कर लिए हमने 7 प्रश्नों के जवाब आपने इधर दिए ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आपको यहां पर भी जवाब आपको तीनों का दे देना है। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। इनका कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको केवल और केवल 25 शब्द में देना है। तो आइए इनको समझते हैं कैसे आपको अति लघु उत्तरीय लिखना है। पहला सवाल है, पहले आप यहां पर शुरू कर देंगे। यहां पर सबसे पहले आप डाल लेंगे, जैसे वहां आपने डाला था बहुविकल्पीय, वैसे ही यहां पर आप शुरू करके डाल लेंगे अति लघु उत्तरीय, ठीक। तो यहां सबसे पहला काम कर लेना, आपको हाशिया अच्छे से खींचना है, जैसा मैंने बताया है। आप चाहें तो स्केच से ही एक मोटा सा हाशिया खींच सकते हैं, दो से अच्छा है एक ही मोटा सा खींच दो स्केच से। स्केच पेन ऐसा होना चाहिए जैसे हमने ये लिखा उधर इधर छप गया। ये कतई एग्जाम में ऐसा पेन मत ले जाओ, पहले लिख के देख लो भैया 1-2 अक्षर, फिर चेक कर लो, अगर छप रहा हो तो ना लिखो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम की कॉपी के पेज अगर हल्के मिल गए तो छप जाता है, तो वो चेक कर लेना कि छपेगा कि नहीं छपेगा। तो अब हमको क्या करना है, अति लघु उत्तरीय। अब छोटी सी स्केल का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, यहां पर अच्छे से लिख देंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। यहां पर लिख देंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। हमने यहां पर डाल लिया और जैसे हमने बताया अंडरलाइन करने की सुविधा अगर आपको है
अंततः आप अंडरलाइन करिएगा। जब अंत में आपको टाइम मिले तो अंडरलाइन एक बार कर दीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक, अब यहां क्या करना है, जैसा पेपर आपको जैसा मिल रहा है सेम वैसे 11वां मिल रहा तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 यहां डालिए प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर डाल लीजिए 11। आपने 11 डाला है और यहां पर चुपचाप चाहे काले से ही अंडरलाइन कर दो और चाहे कर दो भैया आप नीले से अंडरलाइन, आप कर दो। लिखना इस लाइन से मत स्टार्ट करो, उस एक लाइन को छोड़ो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। और लिखना हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, इस मार्जिन के थोड़ा सा जगह छोड़ो और इधर लाइन मत खींचो। ठीक, कॉपी लिखने के असली तरीके क्या हैं ऑलरेडी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहां सवाल क्या है, हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब आप यहां चुपके से लिखना प्रारंभ करो, हरित क्रांति के 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं। ठीक, हाँ 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं, डैश लगाइए। ठीक, अब नंबर 1, अब नंबर 1 नंबर जब डालना है तो आप काले से भी डाल सकते हैं नीले से भी। तो नंबर 1 यहां डालिए, नंबर 1 क्या 3 प्रभाव थे, पहला था किसानों की आय में वृद्धि। चूंकि 25 शब्दों में लिखना है और 8 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हो गए, कितना बचा 15 16 17 शब्द, तो 3 जब लिखेंगे तो हो जाएगा। चूंकि हमको क्या लिखना है, ये अतिलघु उत्तरीय है, हमको केवल 25 शब्दों में उत्तर देना है, जरूरी नहीं कि 25 शब्द ही हो, कभी कभी 15 शब्दों में भी उत्तर हो जाता है, 2 शब्दों में भी हो जाता है। तो यहां पूछ क्या रहा है, 3 प्रभाव। तो नंबर 1 आप लिखेंगे क्या, किसानों की आय में वृद्धि। तो नीला पेन उठाओ और लिखो किसानों की आय में वृद्धि। ठीक, पूरा पेपर हल करा रहे हैं इसी तरह। और फिर दूसरा प्रभाव क्या हुआ था, कृषि मशीनीकरण। क्या हुआ था, कृषि मशीनीकरण। अब आपको ज्यादा बढ़ा के लिखना है तो यहां पर डैश लगा के इनको हेडिंग्स बना के ज्यादा इसमें बढ़ा के लिख देना है। और तीसरा क्या हुआ था, कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ये 3 लिख देना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक, और ये हैं कितने के भैया, ये 3 आपने 3 प्रभाव लिखे हैं तो यहां पर 3 अंक ऐसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे। फिर अगली बार डालना है, नेक्स्ट फिर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 12। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 डालिए और फिर अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहां पर आप यहां पर डालिएगा काले पेन से, है ना, कि औद्योगिक समाज की विशेषताएं। ठीक, अब डैश करिए, देखो इसीलिए कहते हैं ये वाली लाइन छोड़ना है। ठीक, विशेषताएं लिखिए, औद्योगिक समाज नंबर 1। ठीक, कितनी विशेषताएं कह रहा है, प्रमुख कह रहा है, तो आप नंबर 1 लिखिए। क्या लिखिए, क्या लिखेंगे आप, उद्योगों पर केंद्रित, उद्योगों पर केंद्रित। ठीक, अब ये क्या है, दूसरी हेडिंग डाल दीजिए। इसके अंतर्गत आप चाहे लिख सकते हैं कि औद्योगिक समाज उद्योगों पर केंद्रित होता है क्योंकि औद्योगिक समाज की रोजी रोटी या रोजमर्रा की वस्तुओं का या फिर जीवन संचालन का एक ही जरिया होता है उद्योग, इसलिए सब उद्योगों पर ही आधारित रहते हैं, उद्योगों पर ही केंद्रित रहते हैं। दूसरा क्या कहेंगे आप, बेरोजगारी की समस्या। ठीक, बेरोजगारी की
समस्या। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको भी हेडिंग बना लेंगे। तो मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं, इसको हेडिंग बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो भी अंक आपको मिल जाएंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, अब इसके अंतर्गत लिख देंगे कि औद्योगिक समाज में बेरोजगारी की समस्या अधिक रहती है, क्योंकि औद्योगिक समाज में लोग कृषि पर आधारित नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोग कृषि कम कर पाते हैं, तो बेरोजगारी समस्या अधिक होती है। वहां पर उनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों का उद्योगों पर केंद्रित रहना, और उद्योगों पर में नौकरी ना मिलने का कारण, औद्योगिक संस्थाओं में नौकरी ना मिलने के कारण वे लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक, अगली समस्या क्या हो जाएगी, यांत्रिक शिक्षा व साक्षरता लक्ष्य। ठीक है, यांत्रिक शिक्षा व साक्षरता लक्ष्य। तो जो औद्योगिक समाज होता है उसका मुख्य मुद्दा क्या होता है, उसका मुख्य मुद्दा होता है कि यांत्रिक शिक्षा, यानी कि आप उसमें तकनीकी ज्ञान उनको होना चाहिए, यंत्रों से संबंधित एजुकेशन वो ज्यादा ग्रहण करते हैं, और साक्षर सभी हों, ये उनका लक्ष्य होता है। तो ये माप लिख देंगे, तो यहां पर भी आपको पूरे के पूरे 3 अंक मिल जाएंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि 25 शब्दों में कहता आप इनको विवरणात्मक ढंग से लिखेंगे। इसी तरह आपसे पूछा गया सवाल है कि भैया मास मीडिया क्या है। क्या पूछा है कि मास मीडिया क्या है। अब मास मीडिया क्या है आप समझो। मास मीडिया जनसंचार का माध्यम है। क्या है जनसंचार का माध्यम, क्या है, जैसे आपका टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, ठीक है, ठीक, इंटरनेट ले लीजिए। तो मास मीडिया जनसंचार का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट इत्यादि चीजें आती हैं। समझ गए आप। और मास मीडिया के कोर्स के माध्यम से भैया लोग पत्रकार बन जाते हैं, जनसंचार की सुविधाएं जहां जहां होती वहां पर उनको विशेष सेवा करने का अवसर मिल जाता है। फिर है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताओ भैया। अरे सीधी सी बात है, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि जब हो जाएगी, तीव्र गति से जब जनसंख्या वृद्धि होती है, तो वहां पर जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो जाए तो उस क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट कह दिया जाता है। जनसंख्या कुल मिला के जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी हो तो वो जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या से अनेकानेक समस्याएं हमारे देश में आती हैं। उदारीकरण से क्या समझते हैं। उदारीकरण तो आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण व प्रतिबंधों को हटाना या कम करना ही उदारीकरण है। क्या है, आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण व प्रतिबंधों को हटाना या कम करना ही उदारीकरण कहलाता है। जाति को परिभाषित कीजिए। अब जाति किसे कहते हैं, तो जाति क्या है, एक मानव निर्मित चीज है। क्या है, ये कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। जाति मानव निर्मित समस्या है, मानव निर्मित व्यवस्था है। क्या है, जाति मानव निर्मित एक व्यवस्था है, और इसकी सदस्यता मुख्यतः जन्म के आधार पर ही होती है। क्योंकि मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का मान लिया जाता है। जाति बाद में बदल भी सकती है, ऐसा नहीं है, जाति परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ी दुर्लभ बात होती है, बड़ा कठिनाई से जाति परिवर्तन होता है। पश्चिमीकरण भैया, हाँ, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण है ना, पाश्चात्य सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता में ढलना ही क्या है, पश्चिमीकरण है। अब समझो पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमी देश यानी जो आपके पश्चिमी देश हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, तो पश्चिमी देशों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले जो परिवर्तन हैं वह पश्चिमीकरण कहलाते हैं। सपोज दैट अमेरिका में जो लोग रहन सहन, जिस तरह का रहन सहन लोगों का है, उसी तरह का रहन सहन भारत में अपनाया जाना पश्चिमीकरण कहलाता है। अच्छा, नातेदारी तो बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं। नातेदारी संबंध क्या होते हैं, तो भाई नातेदारी संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध हैं जो
अनुमानित व रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? रक्त संबंध पर भी आधारित होते हैं। वर्ग आधारित आंदोलन किसे आप कहते हैं? वर्ग आधारित आंदोलन होता क्या है? ठीक, तो आर्थिक रूप से वंचित समूहों के दमनकारी सामाजिक ढांचों के खिलाफ संघर्ष करने वाले आंदोलन वर्ग आधारित आंदोलन कहलाते हैं। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो किसी वर्ष में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या तथा उस वर्ष की औसत कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात जो है वो जन्म दर कहलाता है। अब प्रश्न आएंगे लघुत्तरीय, और लघुत्तरीय कह रहा है आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा लघुत्तरीय का। ठीक है, तो लघुत्तरीय भी उसी तरह डालेंगे जैसे यहां आते लघुत्तरीय, नए पेज से स्टार्ट करेंगे, लघुत्तरीय डाल लेंगे। तो लघुत्तरीय में जाति व्यवस्था की विशेषताएं, परियोजना कार्य के उद्देश्य, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन में अंतर, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है और सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। कभी कभी अथवा करके भी आ जाते हैं, 6 अंकों में आते हैं। फिर 8 अंकों में आपके दीर्घ उत्तरी 150 शब्दों में इनका उत्तर लिखना होता है। 2 पेज 3 पेज जितना भर पाओ उतना भरते रहो, क्योंकि समाज शास्त्र है, ज्यादा कॉपी भरने से ही अंक मिलते हैं। सांस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इनकी प्रमुख विशेषताएं, भूमंडलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए, गुण और दोष का उल्लेख कीजिए, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके बने और यूपीएमएसपी ने जो पेपर दिया है भैया इसको बड़े कायदे से समझो और इस पेपर को समझ लो और समझने के बाद भैया इसको तैयार कर लो और इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न तैयार कर लो। हो सकता है कल के एग्जाम में आपके ऐसे ही पेपर ऐसे ही प्रश्न आ जाएं। और भैया यूपीएमएसपी जो पेपर देता है उसके प्रश्न कहीं न कहीं आपको 7 सेट बनते हैं, किसी भी पेपर के 7 सेटों में कहीं न कहीं एक आध प्रश्न जरूर मिलते हैं, ऐसा है नहीं कि मिले ना यहाँ से। तो तैयार इसको ढंग से कर लीजिए और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव में आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, कुल मिला के ये जो प्रश्न है ऑनलाइन आप ना ढूंढें, ऑनलाइन ढूंढने में सारे सही नहीं मिल पाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक भी उठाइए और उसमें जो सच्चाई है वही सही होती है। ठीक है, ऑनलाइन गूगल पे मत ढूंढिए, क्योंकि गूगल पे ढूंढने से सबके 100% सही आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए गूगल के विश्वास पात्र आप गूगल को मत बनाइए। ठीक, तो इस तरह आप पूरी कॉपी आप लिख दीजिएगा अच्छे से। चूंकि अब देखिए जो सामाजिक में समाज शास्त्र है तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ राइटिंग का खेल होता है, राइटिंग ठीक ठाक है तो, और दूसरी बात है लिखा होना चाहिए, लिखावट, यानी कि लिखावट विस्तृत रूप से कम ना लिखा हो हैं, और राइटिंग थोड़ा सा अच्छी बनाए, ज़्यादा अच्छा है, हेडिंग्स वगैरह बढ़िया सा मोटे पेन से लिख दीजिए, सुंदरता आ जाए, और इसमें अंडरलाइन वगैरह ढंग से करिएगा। टाइम बचाने के लिए आपको हाशिया जैसे ही कॉपी मिले ये हाशिया का मामला फिट कर लेना है, पहले ही कॉपी फिल कर लेना है पहले ही, ताकि टाइम आपका मैनेज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के मैंने और भी विषयों के पेपर बहुत सारे दिए हैं और रेगुलर हिंदी की क्लासेस चलती हैं। एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर कहीं दिख जाएगी तो क्लिक करके आप देख सकते हैं।